Hello guys, welcome back to my channel Neat Sanjeevani. This is Ritik Chhabda here, and today we will start our new unit which is plant physiology. So हम NCERT एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे आज भी बायोलॉजी क्लास 11th की प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर 1 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो रूल्स आपको पता ही हैं, आपको मिलेंगे हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड्स जिसमें आपको वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होगा और फिर आप अपने चेक कर सकते हैं आंसर्स। मैं आपको बताऊंगा आंसर्स भी। सो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो ये रहा प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट का चैप्टर 1 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हम इससे पहले 2 यूनिट कर चुके हैं। क्लास 11th की सेल यूनिट कर चुके हैं, क्लास 12th की रिप्रोडक्शन यूनिट कर चुके हैं और अब हम फिर से क्लास 11th की यूनिट पर आए हैं जो कि है प्लांट फिजियोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डज नॉट अप्लाई टू रिवर्स ऑस्मोसिस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Yes, guys, your time's up. So you have to choose the wrong statement for reverse osmosis. So first option is it is used for water purification. Yes, RO which is used in your homes, this is water purification के लिए जो यूज़ होता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस ही यूज़ होता है। सेकेंड ऑप्शन है हमारा, इन दिस टेक्निक प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड. येस, ऑफ कोर्स. And third is it is a passive process. No, I don't think it's a passive process because water movement is from low concentration to high concentration, so it will be active process. वाटर की कंसनट्रेशन कम होती है ना, वहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा होता है एक साइड पर। हम जब दूसरी साइड प्रेशर लगा देते हैं तो जो जहाँ पर सॉल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से वाटर हाई कंसनट्रेशन की तरफ चला जा रहा है, तो इट इज़ नॉट अ पैसिव प्रोसेस, इट इज़ अ एक्टिव प्रोसेस। तो फर्स्ट का मेरे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए सी। हालांकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जो बैक में आंसर दिया है पहले सी दिया है और फिर उसे करेक्शंस का एक पेज होता है पीछे, वहाँ पर उसका डी आंसर दिया है, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका सी आंसर होना चाहिए। बाकी आप लोग अपनी एडवाइस दे सकते हैं कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है इसका बेटर ऑप्शन कौन सा है, सी या डी। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डायरेक्टली इफेक्ट ट्रांसपिरेशन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Yes, your time's up. So let's check the correct option. Which one of the following will not directly affect transpiration? टेम्परेचर करेगा, लाइट भी करेगी, विंड स्पीड भी करेगी, लेकिन क्लोरोफिल कंटेंट से ट्रांसपिरेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सेकंड का डी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज द लोअर सरफेस ऑफ लीफ विल हैव मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा इन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, योर टाइम्स अप। सो आप सब लोग जानते हैं कि लोअर सरफेस पे मोर स्टोमेटा होते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ में, यानी कि डायकॉट लीफ में, और आइसोबाइलेटरल लीफ होती है मोनोकॉट लीफ, उसमें ऊपर और नीचे दोनों सरफेस पर सेम नंबर ऑफ स्टोमेटा होते हैं। तो थर्ड का करेक्ट आंसर है ए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज द फॉर्म ऑफ शुगर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम इज एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, टाइम्स अप। सो आप सब लोग इसका भी आंसर जानते होंगे, वेरी सिंपल आंसर है इसका। द शुगर ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम इज सुक्रोज, क्योंकि पहले जब बनता है फूड तो ग्लूकोज बनता है, लेकिन जब ट्रांसपोर्ट होना है तो वो पहले सुक्रोज की फॉर्म में चेंज होता है, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू फ्लोएम टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ गटेशन टेक्स प्लेस एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Yes, time's up. So process of guttation takes place when root pressure is high and rate of transpiration is low. जब रात के समय रूट प्रेशर हाई होता है और ट्रांसपिरेशन लो होता है, तो उसके बाद जब मॉर्निंग होती है तो गटेशन का प्रोसेस होता है, उस टाइम पे रूट प्रेशर ज़्यादा होता है और रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन लो हो जाता है।
तो फिफ्थ का ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्बाइबिशन? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. यस, टाइम्स अप. तो आपको इम्बाइबिशन का एग्जाम्पल बताना है इस क्वेश्चन में. इम्बाइबिशन का एग्जाम्पल है अपटेक ऑफ वाटर बाय रूट हेयर, नो. एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन स्टोमेटा, नो. स्वेलिंग ऑफ सीड व्हेन पुट इन, यस. स्वेलिंग ऑफ सीड व्हेन पुट इन सॉइल इज द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इम्बाइबिशन. So 6 का C part is the correct answer. Seventh question है, when a plant undergoes senescence, the nutrients may be. And your time starts now. Yes, time's up. So इसका correct answer बड़ा ही simple question है, when a plant undergoes senescence, the nutrients may be translocated. तो nutrients translocate हो जाते हैं younger parts की तरफ. तो सेवन्थ का सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 इज वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज इक्वल टू, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Yes, your time's up. You all know water potential of pure water at standard temperature is 0. Yes, so 8 का C part is the correct answer. Question number 9 is you have to choose the correct option. Mycorrhiza is a symbiotic association of fungus with root system which helps in absorption of water, mineral nutrition, translocation, gaseous exchange. Now you have to choose the correct options from below. So your time starts now. यस, टाइम्स अप. सो चेक करते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए. कह रहे हैं माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद रूट सिस्टम. इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यस. मिनरल न्यूट्रिशन, यस ऑफ कोर्स. ट्रांसलोकेशन में भी नहीं करेगा, गैसियस एक्सचेंज में भी नहीं करेगा. तो यानी ए और बी दोनों करेक्ट होते हैं. तो ऑप्शन सी, यस, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. सो नाइन्थ का सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10th. ये एनसीईआरटी की फिगर है, आप सब लोग जानी पहचानी फिगर होगी ये. बेस्ड ऑन द फिगर गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? आई विल शो यू स्टेटमेंट्स ऑन नेक्स्ट पेज. सो यू कैन सी द डायग्राम फर्स्ट. ए में सॉल्यूट कम है, बी में सॉल्यूट ज़्यादा है, ए में वाटर ज़्यादा है, बी में वाटर कम है. देख रहे हैं आप. सो ऑप्शंस आपके सामने ये रहे. मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल टेक प्लेस फ्रॉम चैम्बर ए टू बी. मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट विल टेक प्लेस फ्रॉम ए टू बी. प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज प्री रिक्विसाइट फॉर दिस प्रोसेस टू अकर. और फोर्थ ऑप्शन है हमारा, द डायरेक्शन एंड रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड ऑन both the pressure gradient and concentration gradient. Now you have to choose the statement which is not correct. So देख लीजिए आप एक बार फिर से फिगर ध्यान से. ए में सॉल्यूट कम है, बी में सॉल्यूट ज़्यादा है, ए में वाटर ज़्यादा है, बी में वाटर कम है. एक बार फिर देख लीजिए स्टेटमेंट्स, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. यस, टाइम्स अप हो चुका है आपका. सो चेक करते हैं इसका नॉट करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. पहले तो हम इस फिगर को एनालाइज करते हैं. ए में सॉल्यूट कम है, बी में सॉल्यूट ज़्यादा है. तो अगर ऑस्मोसिस होगा इस फिगर में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है क्योंकि, तो सॉल्वेंट यानी कि वाटर जाएगा ए से बी, क्योंकि वाटर जाता है अपनी हाइयर कंसंट्रेशन से अपनी हाइयर कंसंट्रेशन. ये बात ध्यान रखिएगा. अगर वहाँ पे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कहेंगे तो लोअर कंसंट्रेशन से हाइयर पे जा रहा है, क्योंकि इस सॉल्यूशन ए की कंसंट्रेशन क्या है, कम. मोलैरिटी पढ़ी होगी आपने. तो मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मॉल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर सॉल्वेंट. सॉल्यूशन, सॉरी. सो आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पर सॉल्यूट कम है, तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है यहाँ पर, लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है. ऑस्मोसिस होता है मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू इट्स लो कंसंट्रेशन. सो यहाँ पे ए से बी जाना चाहिए वाटर. तो ये भी यही कह रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट विल टेक प्लेस फ्रॉम ए टू बी. और सॉल्यूट की अगर होगी तो ये कह रहे हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट विल टेक प्लेस फ्रॉम ए टू बी. नहीं, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट ए टू बी नहीं होगा. अगर मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट होगा तो वो होगा बी टू ए. वैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूट पास नहीं होता है,
फिर भी नॉट करेक्ट स्टेटमेंट यही है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि पहली बात तो ये होगी सॉल्यूट ट्रांसफ़र ही नहीं होगा इधर से उधर, इसलिए भी ये गलत है, और A to B तो होगा ही नहीं, इसलिए भी गलत है। बाकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो हमें चाहिए ही होती है, और जो डायरेक्शन और रेट ऑफ ऑस्मोसिस होता है वो प्रेशर ग्रेडियंट पर भी डिपेंड करता है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर भी डिपेंड करता है। तो यानी इस क्वेश्चन का 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th इज मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एंड आपको मैं एक बात बता दूं, इसके जो ऑप्शंस हैं उसमें थोड़ी गड़बड़ी है, तो मैं आपको उसके लिए यहाँ पर ही शो कर दूंगा एक पिक्चर। जी, ये आपके पास आ गई होगी पिक्चर, ये देखिए। तो आप इसमें से ऑप्शंस चूज़ करिएगा, इस पिक्चर में से। यहाँ पर ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, ठीक है। टेक केयर फॉर दैट एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Yes, your time's up. So let's check the correct option. So you have to match the following. Leaves क्या करती हैं? Leaves में होता है ट्रांसपिरेशन, यानी A का सेकेंड पार्ट। फिर सीड क्या करता है? सीड में होता है इम्बाइबिशन, यानी B का फोर्थ पार्ट। अभी तक A ऑप्शन सही बैठ रहा है इस फिगर के हिसाब से जो हमने साइड में दी है। ये पीछे NCERT में करेक्ट वाले में दी हुई थी, करेक्शन वाले पेज में। तो सीड का इम्बाइबिशन, B का फोर्थ। रूट्स क्या करती हैं? एब्जॉर्प्शन, C का फिफ्थ। डी एस्पिरिन एंटी ट्रांसपेरेंट, येस ऑफ कोर्स। ई प्लाज्मोलाइज सेल, और ये करता है नेगेटिव ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है इसका। तो 11th का ए पार्ट ही करेक्ट है इस फिगर के अकॉर्डिंग। तो 11th का ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th। ये क्वेश्चन नंबर 12th है, 11th नहीं है। यू हैव टू मार्क द मिसमैच्ड पेयर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस, योर टाइम्स अप। सो एमाइलोप्लास्ट क्या करता है? एमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट्स। पहला ऑप्शन ही मिसमैच कर गया यहाँ तो। बाकी एक बार सारे पढ़ लेते हैं। एमाइलोप्लास्ट तो करता है कार्बोहाइड्रेट को स्टोर, तो यानी ये तो गलत है। इलाइयोप्लास्ट ऑयल और फैट को स्टोर करता है, बिल्कुल सही। प्रोटीन को करते हैं एल्यूरोप्लास्ट, आपने पढ़ा होगा ये सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर था उसमें ये NCERT में दी गई है बात। तो नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट्स, यस। क्रोमोप्लास्ट कंटेन कलर्ड पिगमेंट्स अदर देन क्लोरोफिल, यस। एंड ल्यूकोप्लास्ट कंटेन कलरलेस पिगमेंट्स, यस। सो बाकी सब सही है। तो 11th का ए पार्ट गलत है, 12th क्वेश्चन का, सॉरी, ए पार्ट गलत है। तो 11 इसका ए पार्ट करेक्ट हो गया मिसमैच के अकॉर्डिंग। सो ये थे आज के हमारे 12 क्वेश्चन। तो इसके अकॉर्डिंग 48 मार्क्स बैठते हैं। तो आई थिंक 40 प्लस आपने इजीली स्कोर कर लिया होगा। काफ़ी आसान टेस्ट था। एक दो क्वेश्चन में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उनमें अगर गलती हुई हो तो। बाकी अगर आप कम मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो एक बार कंसेप्ट्स को फिर से गो थ्रू कीजिए और अपना चैप्टर पक्का करके रखिए, क्योंकि अब आज 2 मई है। तो जस्ट 90 डेज़, आई थिंक, यस 90 डेज़ रह गए हैं आपके नीट के एग्ज़ाम के लिए अकॉर्डिंग टू द डेट गिवन बाय NTA, दैट इज़ 1 अगस्त। सो आप ध्यान रखिए इस चीज़ का और अपने कंसेप्ट्स बिल्ड करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए जितने ज़्यादा आप कर सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप अपनी आंखों के आगे से निकालेंगे उतनी ज़्यादा आपको वहाँ एग्ज़ाम में रिकॉल करने में आसानी होगी। कंसेप्ट्स पढ़िए, क्वेश्चंस करिए जस्ट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज एंड बाय बाय।